कहानी का शीर्षक है गंवार बहू। अपनी इकलौती बहू गौरी को उसकी सास नमिता जी ने और उसके पति अधिराज ने हमेशा गंवार ही बोला। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों माँ बेटे को उसी बहू से माफ़ी मांगनी पड़ी। गौरी की सास गौरी को आवाज़ें लगाते हुए रसोई घर में आती है। गौरी रसोई घर में कुक के साथ नाश्ते की तैयारी में लगी हुई है कि तभी उसकी सासू माँ रसोई घर में आकर बड़े ही रूखे अंदाज में गौरी को बोलती है, ए सुनो, आज मेरी किट्टी पार्टी यहीं घर पर है। मेरी किट्टी की बहुत सी फ्रेंड्स आएंगी। सब इंतजाम अच्छे से होना चाहिए। खाने पीने के सामान में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं तुमसे ही बोल रही हूँ, गंवार लड़की। जी मम्मी जी। और हाँ, ये गंवार जैसे कपड़े पहनकर तो बिल्कुल मत आना मेरी फ्रेंड्स के सामने। वो सब हाई फाई सोसाइटी से ताल्लुक़ रखती हैं। और कान खोलकर सुन लो, तुम साड़ी पहनकर तो उन लोगों के सामने हरगिज भी नहीं आओगी तुम। तुम्हें मालूम है, उन लोगों की बहुएं मॉडर्न कपड़े पहनती है। अगर तुम यह सो कोल साड़ी लपेटकर उनके सामने आओगे तो वह लोग बाद में मेरा मजाक बनाएंगे। इसलिए तुम भी मेरी सहेलियों के सामने मॉडर्न कपड़े ही पहनकर आना। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। उन लोगों के सामने ऐसा कोई काम न करना जिससे उन लोगों को यह पता चले कि तुम एक गंवार हो, समझी। गौरी की सास ने व्यंग्यात्मक लहजे में उससे कहा, एक तो तुम्हारा ये नाम ही गंवारू है। मगर मम्मी जी, मेरे पास मॉडर्न कपड़े नहीं हैं, गौरी ने धीरे से कहा। क्यों? मैंने तुम्हें लाकर दी थी मॉडर्न ड्रेस, वह कहाँ गई? गौरी की सास नमिता ने गुस्से में गौरी से पूछा। वो मम्मी जी, मैंने वह सभी ड्रेस अभिप्सा दीदी को दे दिए थे क्योंकि मुझे इस तरह की ड्रेस पहनना अच्छा नहीं लगता है। गौरी ने डरते हुए नजरें झुकाकर अपनी सासू माँ नमिता से कहा, मूर्ख औरत, कुछ तो ढंग का काम कर लिया कर। अब तो समय भी नहीं है कि मैं बाजार जाकर तुम्हारे लिए कोई ड्रेस लेकर आऊं। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया था कि मुझे ऐसी गंवार बहू मिली। मेरे तो पढ़े लिखे बेटे का जीवन ही बर्बाद हो गया है। पता नहीं अधिराज के पापा को इस लड़की में ऐसा क्या दिखाई दिया जो इस लड़की को अपने घर की बहू बनाकर ले आए। नमिता जी गुस्से में बड़बड़ाकर पैर पटकती हुई किचन से बाहर चली गई। अपनी सास के द्वारा कही कटु बातें सुनकर गौरी की आंखें भर आई। वह दुखी होते हुए चुपचाप वहां से जाने लगी। तभी उसकी नज़र अपने ससुर पर पड़ी। वह शायद दरवाजे पर खड़े होकर अपनी पत्नी की बात सुन रहे थे। नमिता जी की नज़र भी जैसे ही अपने पति पर पड़ी, वह सकपका गई। गौरी के ससुर रमाकांत जी कुछ कहते उससे पहले ही दरवाजे की घंटी बज गई। नमिता जी ने हड़बड़ाते हुए कहा, लगता है मेरी किट्टी की फ्रेंड्स आ गई हैं। किट्टी की दोस्तों का तो बहाना था। नमिता जी को पति की नज़रों से दूर जाना था क्योंकि उन्हें मालूम था कि अब रमाकांत जी निश्चित ही उन्हें लेक्चर देंगे। रमाकांत जी भी वहाँ से चले गए क्योंकि बाहरी लोगों के सामने वह कोई हंगामा नहीं करना चाहते थे। पत्नी के बहू के प्रति इतने रूखे व्यवहार से गुस्सा तो उन्हें बहुत आ रहा था अपनी पत्नी के ऊपर, मगर चुपचाप अपने गुस्से को पी गए। नमिता जी ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो देखा उनकी किट्टी की सभी दोस्त दरवाजे पर खड़ी हुई थी। नमिता जी उन्हें देखकर खुश हो गई और उन सभी को अंदर लेकर आई।
घर की सजावट देखकर उनकी एक सहेली ने कहा, वाओ नमिता, तुम्हारे घर का इंटीरियर डेकोरेशन तो बहुत सुंदर है। हाँ हाँ शोभना, यह पूरा इंटीरियर डेकोरेशन मेरी पसंद से हुआ है, इसलिए सुंदर तो होगा ही। यह बोलते हुए नमिता जी की गर्दन गर्व से तन गई। सभी किट्टी की औरतें अपने अपने घर परिवार की प्रशंसा करने में लगी हुई थी। नमिता जी भी अपनी पसंद और अपनी काबिलियत का बखान करने में लगी हुई थी। तभी शोभना ने पूछा, अरे तुम्हारी बहू कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ छुपा रखा है नई नवेली बहू को? क्या आप उसे हम लोगों से मिलवाना नहीं चाहती हैं? शोभना की बात सुनकर नमिता जी को न चाहते हुए भी गौरी को वहां बुलाना पड़ा। गौरी ने बड़ी ही सुंदर सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी और अपने लंबे बालों की चोटी बनाई हुई थी। गौरी को साड़ी पहने हुए देखकर सभी औरतें एक दूसरे का मुंह देखकर मुस्कुराने लगी। नमिता जी सभी के चेहरों की मुस्कुराहट देखकर गौरी को घूरने लगी। नमिता जी की एक दोस्त ने कहा, अरे नमिता, तुम्हारी बहू अभी भी पुराने जमाने के कपड़े पहनती है या तुम उसे दबाकर रखती हो? स्वयं तो मॉडर्न ड्रेस पहनती हो और बहू को साड़ी पहनने के लिए मजबूर करती हो। अरे कैसी बातें कर रही हो रतिका, मैं तुम्हारी तरह दोहरा व्यक्तित्व नहीं रखती हूँ। मैंने बहू पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है, मैं क्या करूँ? तुम्हारी बहू की भांति ही मेरी बहू भी गंवारों की तरह रहना पसंद करती है। आज इस गंवार के कारण मुझे तुमसे ऐसी बातें सुननी पड़ रही है, वरना किसी की क्या मजाल कि मुझे नमिता चौहान को कोई कुछ कहे। रतिका, इस समय तुम मेरे घर पर हो इसलिए मैं चुप हूँ, नहीं तो मुझे भी जवाब देना अच्छी तरह आता है। नमिता जी अत्यंत क्रोध में बोली। अरे छोड़ो तुम लोग भी, क्या बात लेकर बैठ गई हो? नमिता की बहू चाहे जो पहने, उसकी मर्जी, इस पर बहस करने की क्या ज़रूरत है? तभी नीलिमा ने बात संभालने की कोशिश करते हुए कहा। नीलिमा की बात सुनकर सभी ने उसका समर्थन किया और फिर आपस में हंसी मजाक होने लगा। नमिता ने वेस्टर्न म्यूज़िक लगा दिया और सभी नृत्य करने लगी। किट्टी पार्टी शाम 6 बजे तक चली। तत्पश्चात सभी किट्टी मेंबर वहाँ से चली गई। अपनी किट्टी के फ्रेंड्स के चले जाने के बाद नमिता जी ने अपनी बहू गौरी को गुस्से में आवाज़ लगाई, गौरी यहाँ आओ। गौरी अपनी सास के सामने आकर खड़ी हो गई। फिर डरते हुए धीरे से पूछा, जी मम्मी जी, क्या बात है? आपने क्यों बुलाया मुझे? दुष्ट गंवार, तुमने कसम खा ली है क्या कि तुम मेरी लोगों के सामने यूं ही बेइज्जती करवाती रहोगे? नमिता जी ने गुस्से में दांत पीसते हुए गौरी से पूछा। मम्मी जी, मैंने आपकी बेइज्जती कहाँ की है? मैंने तो आपकी सहेलियों के सामने कुछ कहा भी नहीं। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? गौरी ने धीरे से डरते हुए अपनी सासू माँ से कहा, इतनी भोली बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पहनावे को देखकर मेरी सहेलियों ने मेरा कितना मजाक उड़ाया, तुम्हें पता भी है, और तुम कह रही हो कि तुमने कुछ नहीं किया। नमिता जी ने चिल्लाते हुए कहा। गौरी ने हैरान और परेशान होते हुए
नमिता जी से कहा, मम्मी जी, साड़ी पहनने से आपकी बेइज्जती हो गई, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। मुझे साड़ी पहनना पसंद है। मैं अपनी भारतीय संस्कृति को पसंद करती हूँ। मुझे पाश्चात्य संस्कृति का पहनावा पसंद नहीं है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मम्मी से इस तरह से जबान लड़ा रही हो। उसके पति अधिराज ने घर के अंदर आते हुए कहा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा मम्मी जी को। मैं तो मम्मी जी से केवल इतना कह रही थी कि गौरी की बात को काटते हुए अधिराज ने कहा, चुप करो, वैसे तो बहुत संस्कारी बनती हो और जब बड़ों को जवाब देती हो तो तुम्हारा संस्कार कहाँ चला जाता है। अधिराज के द्वारा कही गई कटु बात सुनकर गौरी की आंखों में आंसू आ गए। गौरी के आंसू देखकर नमिता जी ने कहा, फिर शुरू हो गया इसका ये इमोशनल ड्रामा। तभी गौरी के ससुर ने अपने बेटे अधिराज और पत्नी नमिता जी को डांटते हुए कहा, तुम माँ बेटे हमेशा गौरी का अपमान क्यों करते रहते हो। मैंने तुम लोगों को कितनी बार समझाया है कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गौरी गंवार नहीं है। पढ़े लिखे गंवार तुम दोनों हो। मैंने जानबूझकर गौरी को अपनी बहू बनाया है, जिससे मेरी आने वाली पीढ़ियों को भारतीय सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों का ज्ञान हो सके। समझे? तुम दोनों ने तो अपनी भारतीय संस्कृति को बिल्कुल भुलाकर रख दिया है। तुम दोनों स्वयं गलत हो और गलत गौरी बहू को ठहरा रहे हो। आज के बाद अगर तुम दोनों ने गौरी का अपमान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गौरी के ससुर रमाकांत जी ने गुस्से में कहा और वहाँ से चले गए। अधिराज और नमिता जी ने जलती निगाहों से गौरी को देखा और वह लोग भी वहाँ से चले गए। गौरी आंखों में आंसू लेकर वहीं खड़ी रही। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी गलती क्या है जो उसकी सास और पति उससे नाराज रहते हैं। यही सोचते हुए गौरी रसोई घर में चली गई। गौरी कहाँ हो? जल्दी यहाँ हो। अधिराज ने गौरी को आवाज लगाई। गौरी दौड़ती हुई आई। क्या हुआ अधिराज जी? आपने मुझे इतने गुस्से में क्यों बुलाया है? कल मैं अपनी तरक्की के उपलक्ष्य में एक पार्टी दे रहा हूँ। वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे। विदेशी गेस्ट भी वहाँ होंगे। पार्टी 5 स्टार होटल में है। वहाँ तुम्हारा रहना अति आवश्यक है, इसलिए तुम्हें भी वहाँ चलना होगा। पर तुम वहाँ साड़ी पहनकर नहीं जाओगी। वहाँ पहनकर जाने के लिए मैं तुम्हारे लिए यह ड्रेस लाया हूँ। तुम्हें यही पहनकर चलना होगा। अधिराज ने गौरी को एक पैकेट देते हुए कहा। गौरी ने वह पैकेट अपने हाथ में ले लिया और उसे खोलने लगी। तभी फ़ोन की घंटी बज उठी। दोनों का ध्यान उधर चला गया। गौरी ने पैकेट जस का तस रख दिया और फ़ोन उठाया। उधर से उसकी माँ की आवाज़ आई। वह कह रही थी कि तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है, वह तुमसे मिलना चाहते हैं। अपनी माँ की बात सुनकर गौरी घबरा गई और उसने अपनी सास को अपने पिता की तबीयत के विषय में बताया और कहा कि वह अपने मायके जाना चाहती है। नमिता जी उसे मना करती उससे पहले ही रमाकांत जी ने कहा, गौरी बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है? तुम जाओ, तुम्हारे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। अपने ससुर की बात सुनकर गौरी अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। उसका मायका उसी शहर में था। उसने अधिराज से कहा कि वह कल पार्टी में जाने से पहले यहाँ आ जाएगी।
उसके बाद गौरी अपने मायके चली गई। मायके पहुंचकर अपने माता पिता से मिलने के बाद गौरी बहुत खुश हुई। गौरी को देखकर उसके पापा की तबीयत में सुधार होने लगा। गौरी भी अपने माता पिता के पास आकर बहुत सुकून और शांति महसूस कर रही थी। दूसरे दिन गौरी के पापा की तबीयत कुछ ठीक थी। गौरी ने अधिराज को फ़ोन करके कहा कि वह सीधे होटल आ जाएगी। अधिराज ने कहा कि तुम ड्राइवर के साथ होटल आ जाना और वही ड्रेस पहन कर आना जो मैंने तुम्हें कल लाकर दिया था। गौरी अपने पापा को डॉक्टर को दिखाने के बाद अपनी ससुराल चली गई। घर में कोई नहीं था, सब लोग होटल जा चुके थे। गौरी भी तैयार होने के लिए अपने कमरे में गई। उसने जब अधिराज के द्वारा दी गई ड्रेस देखी तो वह चौंक गई। वह एक गाउन था जो बैकलेस था। गौरी ने उसे बेड पर फेंक दिया और अपनी अलमारी से एक कांजीवरम की साड़ी निकाली। साड़ी हल्के पीले रंग की थी और उसका बॉर्डर सुर्ख लाल रंग का जरी की कढ़ाई वाला था। गौरी ने वही साड़ी पहनी, अपने लंबे बालों का ढीला चूड़ा बनाया, गले में लाल रंग का जड़ाऊ हार और हाथों में जड़ाऊ कंगन पहने, माथे पर लाल रंग की बड़ी बिंदी और होठों पर लाल रंग की लिपस्टिक लगाई। जब गौरी ने तैयार होकर स्वयं को शीशे में देखा तो स्वयं को देखकर शर्मा गई। तभी उसका फ़ोन बज उठा। गौरी ने फ़ोन उठाया। फ़ोन अधिराज का था। गौरी, कहाँ हो तुम? कब तक होटल पहुंच रही हो? अधिराज ने गुस्से में गौरी से सवाल किया। मैं तैयार हो गई हूँ, अब घर से निकल रही हूँ। मुझे होटल पहुँचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, गौरी ने शांत स्वर में कहा। फ़ोन कट करने के बाद गौरी होटल के लिए निकल पड़ी। कुछ समय बाद उसकी कार सड़क पर दौड़ने लगी। थोड़ी देर बाद ही कार होटल के कंपाउंड में खड़ी हुई थी। कार से उतरकर गौरी सीधे अंदर पहुंची। वहां सभी लोग आ गए थे। जैसे ही अधिराज की नज़र गौरी पर पड़ी, उसके चेहरे पर क्रोध के भाव दिखाई देने लगे। नमिता जी भी वहां आ गई और फुसफुसाते हुए गौरी को बोला, गंवार लड़की, तुम्हें हमारी बेइज्जती करवाने में इतना मज़ा क्यों आता है? अब सभी लोग मेरे बेटे का मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कहाँ की गंवार आ गई है। तभी विदेश से आए हुए गेस्ट ने अधिराज से पूछा, मिस्टर अधिराज, आपकी वाइफ अभी तक नहीं आई, कहाँ रह गई? यहाँ मेरी वाइफ नैन्सी उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। अधिराज ने अपने चेहरे पर नकली मुस्कुराहट लाते हुए कहा, मिस्टर जोसेफ, मीट माय वाइफ मिसेस गौरी अधिराज। ओह वाओ, मिस्टर अधिराज, योर वाइफ इज सो ब्यूटीफुल। जोसेफ और जोसेफ की वाइफ नैन्सी ने एक साथ कहा। पार्टी में आए सभी लोग गौरी के आसपास इकट्ठे हो गए और गौरी की साड़ी, उसके पहनावे और श्रृंगार की प्रशंसा करने लगे। तभी एक महिला ने नमिता जी से कहा, नमिता जी, आपने आज तक अपनी बहू से हमें नहीं मिलवाया। आज पता चला कि आपने उसे हमसे क्यों नहीं मिलवाया। वह इतनी सुंदर है, कहीं हमारी नज़र न लग जाए। नमिता जी उस महिला की बात सुनकर गर्व से मुस्कुरा उठी। वहाँ उपस्थित सभी लोग नमिता की प्रशंसा कर रहे थे। तभी वहाँ शहर के मेयर मिस्टर गौतम आ गए।
वार्तालाप के मध्य जब उन्हें पता चला कि गौरी ने हिंदी में पीएचडी किया है, तो उन्होंने खुश होकर गौरी के ससुर रमाकांत जी से कहा, रमाकांत, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी बहू हिंदी में पीएचडी है। मुझे अपने कॉलेज के लिए एक हिंदी की प्रवक्ता की आवश्यकता है। क्या गौरी बेटी मेरे कॉलेज में प्रवक्ता की नौकरी करेंगी? मेयर साहब की बात सुनकर गौरी के चेहरे पर आश्चर्य मिश्रित खुशी दिखाई देने लगी। मेयर साहब की बात सुनकर नमिता और अधिराज के चेहरे पर भी गौरवपूर्ण मुस्कुराहट फैल गई। तभी वहां रमाकांत जी आ गए और उन्होंने व्यंग्य भरी आवाज में कहा, क्या हुआ नमिता? आज तुम्हारे चेहरे पर गौरी के लिए आक्रोश नजर नहीं आ रहा है? और अधिराज तुम? आज तो गौरी तुम्हें एक गंवार नहीं लग रही है। आज यह चमत्कार कैसे हो गया? अपने पिता की बात सुनकर अधिराज ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली और नमिता जी के चेहरे पर भी शर्मिंदगी के भाव दिखाई देने लगे। फिर वह शर्मिंदा होते हुए गौरी से बोली, गौरी बेटा, मुझे माफ़ कर दो। अरे मम्मी जी, आप माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। बेटा, आज मुझे समझ आ गया है, हम दोनों माँ बेटा की आंखों पर पाश्चात्य संस्कृति का पर्दा पड़ा हुआ था, जो आज हट गया है। बेटा, हमें तुम पर नाज है और मुझे खुशी है कि अधिराज के पापा ने अधिराज के लिए तुम्हें चुना। इतनी सुंदर और संस्कारी लड़की हमारे अपने परिवार के लिए बहू के रूप में तलाश करके दी है। नमिता जी ने यह कहते हुए गौरी को अपने सीने से लगा लिया। अधिराज ने भी गौरी से माफ़ी मांगते हुए कहा, गौरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैं भी वेस्टर्न कल्चर को हाई क्लास सोसाइटी का असल गौरव मान बैठा था और अपनी भारतीय संस्कृति को मैं गंवार और नीचे तबके का मानता था और शर्मिंदगी का नाम देता था। मैं बहुत ही गलत था। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। गौरी ने कहा, आप क्षमा क्यों मांग रहे हैं? आपको इसका एहसास हो गया, मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात है। अधिराज बहुत ही प्यार से गौरी की ओर देख रहा था। गौरी की नजरें जब अधिराज से मिली तो उसे अपनी ओर इतने प्यार से देखता पाकर गौरी ने शर्मा कर अपनी नजरें झुका ली। आज एक सास और पति की नज़र में गंवार बहू संस्कारी और समझदार बन गई थी। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही जिंदगी सरिता हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।